नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी से रिलेटेड उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए और nवें पद से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि प्रश्नावली 5.2 में दिए गए थे उनको हल किया था। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ और प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब ये जो 4 और -8 जो हैं वह तीसरे और 9वें पद हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सूचना का इस्तेमाल करेंगे और उसके आधार पर यह पता लगाएंगे कि इस एपी का कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग सोचते हैं कि किसी एपी में तीसरा पद क्या हो सकता है। तो तीसरा पद को अगर हम लोग व्यापक तरीके से लिखें तो उसे हम लोग A3 लिख सकते हैं, और A3 को हम लोग अगर A और D के संदर्भ में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 गुना D। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने समांतर श्रेणी के nवें फॉर्मूले का व्यापक इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि an जो होता है वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह पर अगर आप 3 रखेंगे तो फिर वो इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा। और 9वां पद भी दिया हुआ है तो a9 जो होगा वो क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों को और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरलीकृत कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d और नीचे वाला हो जाएगा a प्लस 8d। लेकिन अभी प्रश्न को अगर गौर से देखें तो इसमें दिया हुआ है कि एपी का तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8। तो तीसरा पद जो हम लोग ये लिख रहे हैं ये असल में बराबर है किसके, 4 के, और 9वां पद जो है वो बराबर है -8 के। तो हम लोग पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब गौर से समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप संभावना भी कर सकते हैं कि कोई पद शून्य हो सकता है या नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए तो तीसरा पद है 4 के बराबर और 9वां पद है -8 के बराबर। तो तीसरा पद से 9वां पद जो है वो आगे है और उसकी जो संख्यात्मक मान है वो कम है, क्योंकि देखिए तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग उस लिस्ट में यानी कि उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 2 3 करते हुए 9 तक जाते हैं तो संख्या लगातार घटती हुई चली जा रही होगी। यही कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं शून्य को भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि क्या शून्य हो सकता है कि नहीं, इस पर सोचते हैं। तो ये जो हमारे पास दो समीकरण है, ये दोनों समीकरण असल में रैखिक समीकरण है जिनका हल आसानी से ढूंढा जा सकता है। आसानी के लिए मैं यहाँ पर अलग से इन दोनों को लिख देता हूँ। तो a प्लस 2d जो है वो 4 के बराबर है और a प्लस 8d जो है वो -8 के बराबर है। अब इन दो समीकरणों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चूंकि a और a जो है दोनों में कॉमन है तो हम लोग इसको पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा देते हैं। तो जब आप घटाएंगे तो ये वाला a और ये वाला a तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 और ये हो जाएगा प्लस 2d, और चूंकि हम नीचे वाले समीकरण को घटा रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे -8d और बराबर हो जाएगा ऊपर का 4 और माइनस, और यहाँ पर -8 पहले से है तो इसलिए यहाँ पर -8 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 2d में से 8d चला जाएगा तो वो हो जाएगा -6d बराबर 12। तो यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं और d हो जाएगा आपका 12/6, वो माइनस चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा -2। अब हमारे पास d का जानकारी हो गया, तो किसी भी समीकरण में आप इस d का वैल्यू को रख दीजिएगा तो a मालूम हो जाएगा। तो a प्लस 2 और d के जगह पर हम लोग रखते हैं -2 बराबर 4। आप गौर से देखिए हम लोगों ने इस समीकरण का इस्तेमाल किया है जिसमें हम लोग d को रख रहे हैं।
तो यहाँ से हम लोग इजिली पता कर सकते हैं कि ए जो है वह 8 के बराबर है, यानी कि 8 के बराबर है। इस समीकरण को अगर और आगे बढ़ाएं तो ए बराबर 8 मिलेगा। तो हम लोगों के पास अब दो जानकारी हो चुकी है। हम लोगों ने निकाला कि ए जो है वो 8 है और डी जो कि सार्व अंतर भी कहलाता है वह -2 है। तो ये दो सूचनाएं हम लोगों को मालूम हो गई है उस समांतर श्रेणी के लिए जिसका तीसरा पद 4 और नौवां पद -8 है। अब हम लोग इस सूचना का इस्तेमाल करते हुए कि ए जो है वो 8 है और डी जो है वो -2 है, इस सूचना का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पद है जो कि शून्य है। अब देखिए, हम लोगों को पहले से तो ये मालूम नहीं है कि कितना नंबर पद है जो कि शून्य हो सकता है, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि वो nवां पद ही है जो कि शून्य के बराबर है, और वहां से हम लोग n का मान निकालेंगे। तो ए एन जो है वह हम लोग इस तरह से लिखते हैं a + n-1 और गुना डी। अब हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद ही असल में शून्य है, यानी कि ए एन जो है वह शून्य है और a का वैल्यू हम लोग 8 रखते हैं +n-1 और d के जगह पर हम लोग -2 रख लेते हैं, जो कि ऊपर में इस जगह पर a और d दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सरलीकृत कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n-1 और ये कितने के बराबर हो जाएगा 8 के, तो यानी कि n-1 जो है वह 4 के बराबर होगा, तो n हो जाएगा आपका 5। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि n बराबर 5 जो है, यानी कि पांचवा पद जो है वह क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। अगर हम लोग इस एपी के बारे में सोचें तो 9 नंबर में जो एपी का 2 पद दिया हुआ था, तीसरा पद था 4 और नौवां पद था -8, उसमें हम लोगों ने देखा कि उसका जो पांचवा पद है इसी एपी का जिसके बारे में ये बताया गया था, तो पांचवा पद जो है वह असल में शून्य है। हम लोग आगे देखते हैं। एक प्रश्न है 12 नंबर, जो कि इस तरह से है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए, दो समांतर श्रेणी है, तो दो समांतर श्रेणी है और उसमें सार्व अंतर जो है वो समान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सार्व अंतर समान होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास दो एपी हैं, एपी हम लोग उनका नाम दे देते हैं एपी 1 और एपी 2। तो हमारे पास दो समांतर श्रेणी हैं जिनका सार्व अंतर समान है, यानी कि पहले वाले एपी का अगर सार्व अंतर डी है तो दूसरे वाले एपी का भी सार्व अंतर डी ही हम लोग रख रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के लिए दो सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक सार्व अंतर और दूसरा प्रथम पद। प्रथम पद के बारे में हम लोग अभी ये नहीं जानते हैं कि दोनों समान है या नहीं है। चूंकि दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें सार्व अंतर समान है, तो निश्चित तौर पर अगर वो दोनों समांतर श्रेणी अलग होंगे तो उनका जो प्रथम पद होगा वो अलग होना चाहिए, अगर वो दोनों अलग होते हैं तो चूंकि प्रश्न में ऐसा स्पष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम वाले एपी के लिए प्रथम पद A1 ले लेते हैं और दूसरे वाले एपी के लिए प्रथम पद जो है वह A2 ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये जो संबंध दिया हुआ है उसके आधार पर 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सूचना ये भी दी हुई है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पदों का अंतर 100 है, तो सबसे पहले हम लोग 100वां पद लिख लेते हैं। तो पहला वाला जो एपी है, यानी कि जिसको हम लोग एपी 1 पढ़ रहे हैं, तो उसका 100वां पद क्या होगा। 100वां पद के लिए हम लोग ए 100 का प्रयोग करेंगे और ए 100 जो होगा वह क्या होगा, प्रथम पद प्लस n-1 हम लोग लिखते हैं। तो n-1 के जगह पर n जो है वो तो 100 के बराबर है इसमें, तो 100 - 1 और d के जगह पर हम लोग d ही रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि प्रथम एपी जो है उसका प्रथम पद को हम लोगों ने A1 से सूचित कर रखा है, इसलिए a जहां है हम लोग वहां पर A1 लिखते हैं और 100 - 1 तो ये हो जाएगा 99d। और उसी तरह से अगर दूसरे वाले एपी के बारे में हम लोग सोचें, तो दूसरे वाले एपी के लिए अगर हम लोग 100वां पद
लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, A2 प्लस 99D। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर A1 और A2 लिखा गया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, A1 ऊपर लगा देता हूँ और A2 ऊपर लगा देता हूँ, जिससे ये पता चले कि A1 जो ऊपर लगा हुआ है वह प्रथम वाले समांतर श्रेणी का पद है, प्रथम पद, और द्वितीय वाले समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो A2 है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसके लिए मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा A1 और A2, ठीक है। तो बस यहाँ पर अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने ऊपर पर 1 और 2 लगा रखे हैं। आप गौर से देखिए यहाँ पर जो 1 और 2 लगा रखे हैं, ये सिर्फ अंतर स्पष्ट करने के लिए कि ये प्रथम एपी और द्वितीय एपी का पद है। आप इसको स्क्वायर या फिर पावर के रूप में मत समझ लीजिएगा कि a का पावर 1 या a के पावर 2 है, बल्कि ये अंतर स्पष्ट करने के लिए है। तो हम लोगों ने 100वां पद और उसी तरह से यहाँ पर ए 100 जो लिखे हैं ये प्रथम एपी के लिए और द्वितीय एपी के लिए जो है उसको अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग 1 लगा देते हैं प्रथम वाले के लिए, 2 लगा देते हैं द्वितीय वाले के लिए। तो पहला संबंध ये है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 100वां पद तो हम लोग दोनों के लिए लिख लिए हैं, अब उनका अंतर ले लेते हैं। तो अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, A100 प्रथम एपी के लिए माइनस A100 और ये द्वितीय एपी के लिए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D। अब देखिए 99D तो दोनों में है तो वो खत्म हो जाएगा और ये बचेगा A1 माइनस A2, जो कि ये है प्रथम पद पहले वाले एपी का, ये है प्रथम पद द्वितीय वाले एपी का, और ये दोनों का अंतर हम लोगों को प्रश्न से ही दिया हुआ है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। अब ये एक संबंध हो गया, इसको हम लोग 3 नंबर समीकरण से मान लेते हैं। तो पूछा है हम लोगों से तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो ये संबंध हम लोगों को अभी ज्ञात हुआ है। अब हम लोग 1000वां पद ज्ञात करते हैं, दोनों ही एपी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो A1000 और किसके लिए, प्रथम एपी के लिए, तो एपी 1 के लिए जो 1000वां पद होगा, ये एक एपी 1 को दिखाता है, वो क्या हो जाएगा, एपी का प्रथम पद प्लस 1000 माइनस 1 और इंटू डी। तो ये इस तरह से दिखेगा A1 प्लस 999D। और दूसरे वाले एपी जो हैं उनका भी 1000वां पद कुछ इस तरह से दिखेगा, उसमें 2 हम लोग लगाए हैं कि ये एपी 2 के लिए है, तो ये एपी 2 के लिए इस तरह से प्रथम पद है और ये 1000 माइनस 1 और उसको डी से गुना करते हैं। तो ये दूसरे वाले के लिए प्रथम पद प्लस 999 और डी। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हम लोग सभी जगह सिर्फ डी का इस्तेमाल करते हैं, डी को हम लोग D1 या D2 नहीं लिखते। ये सिर्फ इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोगों को ये दिया हुआ है संबंध कि दोनों ही एपी के लिए डी जो है यानी सार्व अंतर जो है वो समान है। दो यहाँ लिखा हुआ है ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अब हम लोग को क्या करना है कि अंतर लेना है, क्योंकि ये पूछा गया कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अंतर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच अंतर लेंगे। मान लीजिए कि इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, तो 4 और 5 को घटाएंगे, 4 और 5 को 4 माइनस 5 करने पर हम लोग पाते हैं, ये बहुत ही सरल समीकरण है, आप आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। और उस दोनों को घटाने पर हमको प्राप्त होता है कि A1000 पहला माइनस 1000 दूसरे एपी के लिए, दोनों का जो अंतर है वह फिर से वही आ जाएगा, पहले पद का ही अंतर के बराबर रह जाएगा। और ये कितना होगा, हम लोगों को A1 माइनस A2 जो है वह समीकरण 3 से हम लोग जानते हैं कि
100 के बराबर है, तो यह 100 के बराबर ही रह गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कोई दो एपी के बारे में सोचिए जिसका प्रथम पद अलग हो लेकिन सार्व अंतर समान हो, तो हम लोग बनाते हैं उस तरह का एक एपी। अब देखिए प्रथम पद A1 हो और सार्व अंतर D हो, तो इस तरह से एक एपी का निर्माण किया जा सकता है, जो कि काफी व्यापक रूप में लिखा गया है, सामान्यीकृत किया हुआ है। और दूसरे एपी जिसका प्रथम पद A2 और सार्व अंतर जो है वो D है, उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें पद होंगे। ये AP1 है और ये AP2 है। अब गौर से देखिए, आप किसी भी पद पर पहुंचिए और उन दोनों का अंतर लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा। जैसे प्रथम पद का अंतर क्या है, A1, मैं यहाँ पर नीचे में इन दोनों का अंतर लिख देता हूं। इन दोनों का अंतर हो जाएगा A1 माइनस A2। लेकिन अगर आप फिर इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, फिर से A1 माइनस A2। फिर इन दोनों का अंतर लेंगे आप, मतलब तीसरे पदों का अंतर लेंगे तो A1 माइनस A2। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर जाकर के अंतर लेते हैं। अगर दो एपी जिसमें प्रथम पद सिर्फ अलग हो लेकिन सार्व अंतर समान हो, तो आप देखेंगे कि किसी भी पद के लिए, जैसे nवां पद ही क्यों ना हो या फिर 5वां 10वां कोई भी पद हो, उनके प्रथम एपी के और दूसरे एपी के संगत पदों का जो अंतर होता है वह हर हमेशा प्रथम पदों के अंतर के बराबर ही होता है। जैसे देख सकते हैं आप, ये भी प्रथम पदों के अंतर के बराबर है, ये भी। इवन आप अगला एक और ट्राई कर सकते हैं, ये अपना मन से आप ट्राई कीजिए और देखिए कि इन दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का अंतर, वो आपको फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो ये समझाने का प्रयास किया गया था इस प्रश्न के द्वारा। अब हम लोग एक और ये 15 नंबर प्रश्न है जिसको देखते हैं कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, अब दो समांतर श्रेणी दी हुई हैं अलग अलग, जिनका पूछा गया है कि nवें पद बराबर होंगे। तो हमारे पास दो समांतर श्रेणी है, हम लोग फिर उसको AP1 और AP2 का नाम देंगे। तो हम लोग AP1 जो है वो इस तरह से है 63, 65, 67 और इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और AP2 जो है उसका इस तरह से 3, 10, 17 और ये भी इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो AP1 के लिए देखिए हम लोग लिखना चाहते हैं A कितना है 63, क्योंकि A हम लोग प्रथम पद को बोलते हैं, और D जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, D क्या है, दूसरे को पहले में से घटा दीजिए, आसानी से मालूम हो जाएगा D। तो 65 और माइनस 63, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए तो ये कितना आया 2। अब हम लोग AP नंबर 2 पर चलते हैं। AP2 के लिए देखें तो प्रथम पद जो है वह कितना है 3, और सार्व अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से AP को अच्छे से समझने के लिए A और D की आवश्यकता होती है, और हम लोगों ने A और D दोनों ही AP के लिए मालूम कर लिया। अब ये पूछा जा रहा है कि n के किस मान के लिए इन दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। अब हम लोग पहले AP के लिए nवां पद लिखते हैं। AP1 के लिए nवां पद जो है an, उसको लिखते हैं। ये क्या होता है A प्लस n-1 गुना D। तो A जो है प्रथम AP के लिए वो है 63, और n-1 को ऐसे ही रहने देते हैं, और D जो है वो है 2 प्रथम वाले AP के लिए। और द्वितीय वाले AP के लिए जो है उसके लिए भी जो an है इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये तो व्यापक रूप है। अब लेकिन द्वितीय वाले AP के लिए A बदल रहा है, A कितना है 3, तो लिखेंगे 3 प्लस n-1, और D के जगह पर हम लोग लिखेंगे 7। तो ये हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब प्रश्न में दिया गया है कि ये जो an है प्रथम AP के लिए, और AP जो दूसरे AP के लिए जो an है, ये दोनों बराबर होंगे, तो हम लोग वहां से n निकाल सकते हैं। क्योंकि पूछा गया है कि n के किस मान के लिए ये दोनों बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। तो 63 प्लस n-1 गुना 2 बराबर
3 प्लस n-1 गुना 7। मैं थोड़ा कलर अलग करके बता देता हूँ हम लोगों ने किसको बराबर किया। हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया इसके साथ। तो ये बराबर करने के बाद हम लोग को क्या आएगा, 3 को इधर ले आइए तो ये या फिर इसको और भी आसानी से सरलीकृत इस तरह से कर सकते हैं 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7। आप इसको जैसे भी हो रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 7n और 3 में से 7 चला जाएगा तो -4, और उसी तरह से ये 63 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n, और ये 2n को उस तरफ कर दीजिए और 4 को इस तरफ ले आइए तो 61 प्लस 4 बराबर 5n, यानी कि 65 बराबर 5n, और यहाँ से n जो है वह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 65/5 बराबर 13, यानी कि आप देख सकते हैं कि n जो है वो 13 अगर हम लोग लें तो इस समांतर श्रेणी जो ये दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी और ये एक जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इन दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद जो हैं वह आपस में बराबर होंगे। आप चाहें तो इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग AP1 के और AP2 के 13वें पद को लिखें और सचमुच देखें, सत्यापित करें कि 13वां पद AP1 के लिए और AP2 के लिए दोनों ही बराबर हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रश्न को हल करके दिखा रहे हैं कि 13वां पद जो है दोनों ही AP के लिए बराबर है। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें ये दिया एक AP दिया हुआ है समांतर श्रेणी, और उसमें पूछा गया है कि इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, समस्या को जन्म देता है कि अंतिम से 20वां पद क्या होगा। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पर डेमो लेते हैं, जिसमें मैं एक साधारण एग्जांपल दे करके इसको समझाता हूँ कि शुरू से और अंतिम से संख्या का क्या महत्व होता है या फिर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक पंक्ति में इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए शुरुआत से जो 5वां नंबर है वह है 5, और ये अंतिम से इसका नंबर कितना है 1 2 3, अंतिम से हो गया तीसरा और शुरुआत से 5वां। शुरू से अगर देखें तो यह 5वें नंबर पर आता है, और अगर अंतिम से देखें तो 5 जो है वह तीसरे नंबर पर आता है। चलिए हम लोग 6 के बारे में सोचते हैं कि 6 कौन से नंबर पर आता है। अंतिम से अगर देखें तो अंतिम से 1 और 2, अंतिम से 6 का जो स्थान है वो दूसरा है, लेकिन शुरू से अगर देखें तो 6 का स्थान 6 है। प्रश्न उठता है कि ये अंतिम से और शुरू से में क्या संबंध है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये अंतिम से दूसरा, और यहाँ पर ये सॉरी अंतिम से ये दूसरे नंबर पर है और प्रथम से ये 6 नंबर पर है, और टोटल संख्या कितनी है 7। तो सब मान लीजिए कि अंतिम से 4 नंबर पर, अंतिम से 4 नंबर पर अगर आप इसमें देखेंगे, इस लिस्ट में अगर अंतिम से आप 4 नंबर पर देखेंगे तो आपको मिलेगा 4। लेकिन अगर इसी को बोला जाए कि ये शुरू 4 जो है वो शुरू से कितने नंबर पर है, तो शुरू से अगर आप देखेंगे तो शुरू से भी ये चौथे नंबर पर है, शुरू से 4 नंबर पर है, शुरू से 4 नंबर पर है। लेकिन इस 4 को कैसे समझ सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं कि 7 - 4 और +1, यानी कि 3 + 1 जो कि 4 ही है। तो ये जो 7 है वह जितनी भी संख्या है इसमें उसकी मतलब कि जितने पद हैं उसकी संख्या है, संपूर्ण पद की संख्या, और ये 4 जो है वह है अंतिम से पद की संख्या।
अंतिम से पद की संख्या और एक उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है कि शुरुआत से उसके पदों की संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग अब अपना प्रश्न को ही लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो दिया गया जो एपी है वह है 3, 8, 13 और इसी तरह से 253 तक। अब हम लोग पहले ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये दिया गया जो एपी है इसमें कुल मिलाकर कितने पद हैं। तो उसके लिए हम लोग एन का ही फॉर्मूला का यूज करते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी जो है अभी तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, 8 में से 3 को घटा दीजिएगा तो वो आ जाएगा 5। और ये एन जो है, अब एन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 253, क्योंकि यही सबसे अंतिम पद है। तो 253 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 5, तो ये हो जाएगा 250 बराबर एन माइनस 1 गुने 5, यहाँ 50 बराबर एन माइनस 1, तो एन हो जाएगा 51। यानी कि कुल मिलाकर के इस एपी में एन बराबर 51 पद हैं, ये पता चल गया। लेकिन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शुरू से 20वां पद। अब शुरू से ये पूछा जा रहा है अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद, ये जो है बराबर होगा शुरू से कुल संख्या कितना है पदों की, 51, उसमें से अंतिम से जो पदों की संख्या है यानी कि 20, उसको घटा देंगे और ये जो घटा हुआ नंबर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। शुरू से जो उस पद की संख्या का नंबर होगा वो होगा शुरू से इतना पद, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो अंतिम से अगर 20वां पद हो तो शुरू से हम लोग क्या करते हैं, पूरे जितने भी पद होते हैं उसमें से 20 घटा देते हैं, यानी अंतिम से जो पद होता है उसे घटा देते हैं, लेकिन उसमें एक जोड़ना नहीं भूलते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर भी सिंपल एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि वो सिर्फ अंतिम पूरे पद में से अगर अंतिम से पदों की संख्या को घटा दे तो वो काम नहीं करता है, बल्कि उसमें एक जोड़ना होता है। तो ये शुरू से कितना हो गया, 51 माइनस 20 31 प्लस 1 32, तो शुरू से 32वां पद, यानी कि अंतिम से 20वां पद वही होता है जो कि शुरू से 32वां पद है अगर पूरे पदों की संख्या 51 हो तो। अब हम लोगों के लिए आसान हो गया इसको बनाना। तो हम लोग जानते हैं कि ए कितना है, ए बराबर है 3, एन बराबर है 51, डी बराबर हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 5 है। तो हम लोग 32वां पद तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए 32 जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस और 32 माइनस 1 अगुना डी। अब ए हमारे पास है 3 प्लस और 32 में से एक गया 31 अगुने डी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 155 और ये हो जाएगा 158। यानी कि 32वां पद अंतिम से 20वां पद जो कि शुरू से 32वां पद है असल में 158 होगा। देखिए हम लोगों ने इस प्रश्न को ऐसे सोचा कि ये प्रश्न पूछा गया था कि अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, ऐसे सोचा गया था। लेकिन हम लोगों ने उसे कन्वर्ट कर दिया कि शुरू से वो पद का नंबर क्या होगा। जैसे अंतिम से वो था 20वां, तो हम लोगों ने सोच रखा था कि ये शुरू से असल में 32वां पद है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप इस एपी के बारे में फिर से सोचें और सोचें कि अंतिम से ही इस प्रश्न को कैसे सोचा जाएगा। जैसे अंतिम पद को आप प्रथम पद मान लीजिए और इस तरह एपी का निर्माण कीजिए पीछे की तरफ। जैसे ये पहला पद हो गया 253, इससे पहले वाला पद जो होगा, जैसे देखिए इसमें जो सार्व अंतर था वो आगे की तरफ था कितना, 3 के बाद 5 जुड़ता था प्लस 5 तो मिलता था हम लोगों को 8। तो इसका मतलब है कि पीछे की तरफ जाएंगे तो हम लोग को 5 घटाना होगा। तो 253 में से अगर हम लोग 5 घटा देते हैं तो वो हो जाएगा 248।
फिर उसमें 5 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 243, और इसी तरह से हम लोग घटते चले आएंगे कहाँ तक, 3 तक। तो वो एपी तो सेम ही है, लेकिन हम लोग सोच अलग तरीके से रहे हैं। इस बार हम लोग अंतिम पद से शुरू करेंगे और इसको हम लोग बोल देंगे A1, यानी कि प्रथम पद, अंतिम से दूसरे पद को दूसरे पद। तो इस तरह से हम लोग चले जाएंगे कहाँ तक, 20वां पद तक, क्योंकि हम लोगों से वही पूछा गया है। अगर इस तरह से आप सोचते हैं जिसमें प्रथम पद हो जाएगा 253, और निश्चित तौर पर हम लोगों का जो इस तरह का जो एपी बनेगा उसमें जो सार्व अंतर होगा वह पहले वाले जो सार्व अंतर था उसका उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोगों को सार्व अंतर मिलता था +5, अब की बार सार्व अंतर क्या मिलेगा, -5, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर A2 से A1 को घटाएं तो कितना मिलेगा हम लोगों को, -5। तो इस आधार पर आप चाहें तो A20 निकाल सकते हैं। मैं फिर से यहाँ लिस्ट कर देता हूँ आपके आसानी के लिए कि A1 जो है वह 253 है और D जो है वह -5 है। तो आप A20 निकालिए और देखेंगे आप कि वह A20 जो है वो असल में 158 के बराबर ही आएगा। तो चाहे आप शुरू से इसको सोच कर बनाइए या फिर अंतिम से सोच करके बनाइए, आप हमेशा देखेंगे कि पद का जो मान है, संख्यात्मक मान, वह एक जैसा ही है। चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल जो कि हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं उस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब देखिए उनका जो 1995 में वेतन जो था वो था 5,000 रुपये, और वेतन वृद्धि की जो दर है वो है ₹200 प्रति वर्ष। यानी कि अगर 1996 की बात करें तो 1996 में उनको कितना रुपया मिलेगा, 5,200 रुपये, यानी 5200। तो हम लोग एक लिस्ट कर लेते हैं। पहले वर्ष उनको मिलेगा 5,000 रुपये, लेकिन अगर अगले वर्ष क्या मिलेगा, 200 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो इनको मिलेगा 5200 रुपये। फिर अगले वर्ष 200 और बढ़ जाएगा तो 5400 रुपये, और इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। अब देखिए ये पहले तो आपको जज करना है, आप इसमें पता लगाइए कि ये वो किस तरह की श्रेणी बना रही है। तो आप आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं सार्व अंतर निकाल करके कि यह एक तरह का एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। चूंकि यह समांतर श्रेणी है तो इसका हम लोग एक जो nवां पद है वो जानते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है, कि an जो है वह a + n-1 और वो इंटू डी के बराबर होता है। अब चूंकि पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हम लोग उस वर्ष के बारे में अभी तो नहीं जानते, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो nवें वर्ष में 7,000 हो जाएगा। तो हम लोग का जो an है उसका मान हम लोग 7,000 रख देते हैं, और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 5,000 है, तो a की जगह पर 5,000 रख देते हैं, प्लस, और n तो निकालना है इसलिए इसको n-1 ही छोड़ देते हैं, और d जो है वो d है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर आप आसानी से निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, आपको 200 मिल जाएगा। तो अब इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो 7,000 में से 5,000 जाएगा तो ये बचेगा 2,000, n-1, और ये हो जाएगा 200 इंटू। अब इसको इस समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 10, तो n बराबर हो जाएगा 11। आप इसको सरलीकृत कर लीजिएगा, तो यानी कि 11वें वर्ष में सुब्बा राव जी का जो वेतन है वह कितना बढ़ करके हो जाएगा, 7,000 रुपये। इनका जो वेतन है वह 7,000 रुपये 11वें वर्ष में हो जाएगा। एक और हम लोगों के पास प्रश्न है जो कि उसी प्रैक्टिकल आम जीवन पर ही आधारित ये प्रश्न भी है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की। तो प्रथम सप्ताह में जो बचत है वह उनका है ₹50, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। तो बचत जो है प्रति सप्ताह उनका कितना से बढ़ता गया, 17 रुपया और
50 पैसा से सप्ताह ये वृद्धि होता गया। तो मान लीजिए प्रथम सप्ताह में अगर देखें तो उनके पास 50 रुपये बचत थे, लेकिन दूसरे सप्ताह में अगर देखें तो उनमें 50 के साथ उन्होंने कितना और बढ़ा दिया, 17.5 रुपये। और तीसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा, 50 और 17.5, तो इतना तो दूसरे महीने में जो जमा किए थे उसमें और उन्होंने 17.5 रुपये जमा कर दिए। इस तरह से उनका बढ़ता चला गया। तो यानी कि ये है प्रथम सप्ताह, ये है द्वितीय सप्ताह, ये है तीसरा सप्ताह। तो इस तरह से वो जो सप्ताह बढ़ते चला जाता है, तो प्रति सप्ताह वो अपने पिछले वाले सप्ताह के अपेक्षा 17.5 रुपये ज्यादा जमा कर देते हैं। तो इस तरह से पूछा गया है कि यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया और 50 पैसा हो जाती है, तो आप बताइए कि n कितना होगा। ये कौन सा सप्ताह होगा जिसमें उनकी जो बचत है वो 207 रुपया और 50 पैसा हो जाए। तो मैं फिर आपसे आशा करता हूं कि आप ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि यह जो एक श्रेणी का निर्माण हो रहा है वह असल में समांतर श्रेणी ही है। चूंकि यह समांतर श्रेणी है और इसके हम लोग सामान्यीकृत यानी कि 9वें पद का सूत्र जानते हैं, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करके यह पता लगा लेंगे कि किस सप्ताह में जाते जाते उनका जो साप्ताहिक बचत है वो इतना पर पहुंच जाएगा, 207 रुपया 50 पैसा। तो चलिए हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए ए एन जो है हम लोगों को दिया हुआ है कि 207 रुपया 50 पैसा है, तो हम लोग नहीं जानते कि किस सप्ताह में जाकर होगा, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि वो ए एन ही सप्ताह मतलब एनवा सप्ताह है जिसमें उनकी रुपया जो है 207 रुपया 50 पैसा बचत हो जाती है। 207 रुपया 50 पैसा जो है ए एन हो जाएगा, और ए जो है प्रथम पद वो है 50 प्लस हम लोगों को नहीं मालूम है कि कौन से सप्ताह में, इसलिए n-1 दे दिए। और d जो है यानी कि सार्व अंतर, आप देख सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में से प्रथम सप्ताह वाले को घटा देंगे तो वो सार्व अंतर आएगा, और सार्व अंतर कितना है, 17 रुपये 50 पैसे। अब इस समीकरण का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो 207 रुपया 50 पैसा माइनस 50 बराबर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 पैसा तो इधर बचा रहेगा, और ये हो जाएगा 157 रुपये 50 पैसे इस तरफ हो गए, और ये बराबर हो जाएगा n-1 17.5 के, तो यहाँ से n-1 जो है वह हो जाएगा इतने के बराबर। तो इसमें हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 157.50 बटे 17.50, ये 2 शून्य कट गया तो ये हो जाएगा। अब इसको आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये शायद 9 बार में कट जाएगा। 9 बार में, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो 9 के बराबर आया, तो n जो है वो हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि रामकली जो कि प्रत्येक सप्ताह 50 रुपया, पहले सप्ताह 50 और प्रत्येक सप्ताह 17.5 रुपया बढ़ाती चली गई थी, तो उनका अभी जो हम लोग n निकाले वो कितना था, 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207 रुपये और 50 पैसे को छू जाएगी, यानी कि इतना हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत तरह के प्रश्नों को हल किया, और सारे जगह पर एक ही चीज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, और वो था कि एक समांतर श्रेणी में अगर कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हो तो उसका जो nवां पद होगा वह व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसी से बहुत तरह के जो आम जीवन में प्रश्न है या फिर गणितीय रूप से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का हल खोजा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड या इसी तरह के और भी जितने प्रश्न होंगे, मैंने कुछ प्रश्न जो अभी भी अभ्यास में है उनको छोड़ रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उन सभी को बना लें, और भी कहीं से अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्न मिलता है तो मैं आशा करता हूं कि आप उसे भी बनाने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।